हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त मेंटर ऑफ मैथ्स एंड साइंस हिमांशु गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का मन्नत कॉमर्स क्लासेस में। तो बच्चों, आज मैं लेके आ गया हूं आपके लिए क्लास 9th के साइंस के चैप्टर का वन शॉट, जिसमें हम पढ़ेंगे आज हाउ फोर्सेस अफेक्ट्स मोशन। बहुत ही डिमांडिंग चैप्टर था। बच्चे कह रहे थे कि सर वन शॉट लाओ, वन शॉट लाओ। तो आपकी डिमांड पे इस चैप्टर का वन शॉट आ चुका है भाई। इस वीडियो में मैं ये पूरा चैप्टर कवर करूंगा, न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा और इसकी गारंटी दूंगा कि अगर आप इस लेक्चर को देखते हो और मेरे नोट्स को याद करके चले जाते हो तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। पूरा 100% पेपर इस लेक्चर के अंदर से ही आने वाला है। तो बहुत ध्यान से देखना वीडियो को, कॉपी पेन लेके साथ बैठो अपने। डन है? चलो जी, करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। ध्यान से देखो, चैप्टर का नाम है हाउ फोर्सेस अफेक्ट्स मोशन। तो सबसे पहले बच्चों मेरे साथ ये समझो, फोर्स होती क्या है। देखो, फोर्स का अल्टीमेट मतलब होता है या तो किसी चीज को खींचना या तो किसी को धक्का देना, यानी कि पुश या पुल। किसी चीज के ऊपर, किसी बॉडी के ऊपर, उसी को क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? फोर्स। तो देखो, फोर्स फोर्स इज डिफाइंड एज पुश एंड पुल ऑन अ बॉडी। किसी बॉडी पे जब आपने या तो धक्का दिया या तो उसे खींच दिया, इसी को कहते हैं फोर्स। ठीक है जी। अब फोर्स से देखो क्या क्या हो सकता है। फोर्स से ना आप दो चीजें कर सकते हो। पहला, किसी चीज की स्टेट चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक फुटबॉल रखी हुई है, रेस्ट में है। आप उस पर फोर्स लगाते हो। क्या लगाते हो? फोर्स। अपने पैरों से किक करके फोर्स लगाते हो तो किस में आ जाती है वो? मोशन में आ जाती है, गति में। यानी आपने उसकी स्टेट को चेंज कर दिया। स्टेट का मतलब अवस्था। उसके बाद आप फोर्स लगा के किस चीज के साइज को भी चेंज कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा, जो स्प्रिंग होती है, जो आप उसे खींचते हो खींचते हो खींचते हो तो वो खुल नहीं जाती, उसका शेप चेंज होता है, साइज चेंज होती है। तो फोर्स से आप ये भी कर सकते हो। आप एक गुब्बारे को अपने हाथों के बीच में रखो और उसे दबाओ। इससे आपने देखा होगा गुब्बारे का शेप चेंज हो जाता है। तो फोर्स क्या करता है? दो काम। पहला, या तो किसी चीज का स्टेट चेंज कर देगा, ठीक है, या फिर किसी चीज का शेप और साइज चेंज कर देगा। तो देखो, फोर्स क्या है? फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो चेंज करता है, चेंज इन द स्टेट। रेस्ट से मोशन में लाता है या मोशन से रेस्ट में लाता है। और क्या चेंज करता है? शेप और साइज ऑफ अ ऑब्जेक्ट। तो फोर्स के दो काम होते हैं। इसके बाद आओ जी, इसके बाद आगे देखो जरा। हाँ जी, इसके बाद समझो जरा ध्यान से। अब फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट का मतलब फोर्स को आप कैसे मापते हो। जब आप अपने घर के बगल वाली दुकान में जाते हो, आप कहते हो भैया 2 किलो चीनी दे दो, एक पानी की बोतल दे दो 1 लीटर वाली। तो आप, ये एसआई यूनिट है। जैसे आप पानी हो गया, सारी लिक्विड चीजों को लीटर्स में मापते हो, ठीक है ना। चीनी हो गई, दाल हो गई, ये सब जो चीजें हैं इन्हें किलो में मापते हो। तो इनको मापने, मेजर करने की यूनिट होती है। तो ऐसी फोर्स को जब हम मापते हैं तो उसको मापने की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। इसको एन से डिनोट करते हैं, ठीक है जी। एसआई यूनिट कहते हैं और एसआई मात्रक कहते हैं हिंदी में। और जो फोर्स होती है, इसे कैसे हम डिफाइन करते हैं? एफ से। यानी फोर्स को डिनोट किया जाता है एफ से, और उसका जो फोर्स का एसआई यूनिट है वो क्या है? न्यूटन है। उसके बाद फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, हैज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, वैल्यू। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको याद रखना। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब फोर्स जो है डायरेक्शन में डिफर करती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप फोर्स को राइट साइड लगाओगे तो फोर्स पॉजिटिव होगी। अगर इस साइड में फोर्स लगा रहे हो, पॉजिटिव है, तो उल्टी साइड कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो फोर्स पे डायरेक्शन भी मैटर करती है और उसकी वैल्यू भी होती है। तो इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। तो फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि एक सदिश राशि है, जिसमें दिशा भी आती है, ठीक है। इसके बाद आओ नेट फोर्स। नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। ये नेट फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से पेपर में क्वेश्चन भी आता है। बेटा ध्यान से समझो, नेट फोर्स का मतलब क्या है। ये दो टाइप की होती है। सबसे पहले होती है बैलेंस्ड फोर्स और दूसरी होती है अनबैलेंस्ड फोर्स। हिंदी में कहते हैं संतुलित बल, और इसको कहते हैं असंतुलित बल। अब इसका मतलब समझो। देखो, जब भी आप किसी एक चीज पे राइट साइड और लेफ्ट साइड, दोनों साइडों से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हो, तो वो चीज कहीं मूव नहीं करती। आपने देखा होगा कि बीच में हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा, अब उसको कोई बंदा इधर से भी खींच रहा है, कोई उधर से भी खींच रहा है, दोनों जो फोर्स लगा रहे हैं सेम है, तो बॉक्स किसी की तरफ नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये हमने बॉक्स रखा, अब इस बॉक्स पे यहां से भी 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहां से भी 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो दोनों तरफ से जब 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो बॉक्स कहीं मूव नहीं करेगा। इसको कहते हैं, जब दो डायरेक्शन से, ऑपोजिट डायरेक्शन से, कौन सी डायरेक्शन से? ऑपोजिट डायरेक्शन से जब सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है, तो उस टाइम जो नेट फोर्स हो जाता है, कितना हो जाता है? जीरो। यानी कि बॉक्स जो फोर्स फील कर रहा है वो जीरो फील कर रहा है। तो बॉक्स ना तो राइट साइड मुड़ेगा ना तो लेफ्ट साइड। ये लिखा हुआ पढ़ लो, नेट फोर्स इज जीरो, नो चेंज इन स्पीड एंड नो चेंज इन डायरेक्शन। ना ही तो बॉक्स की स्पीड में चेंज होगा, ना ही तो डायरेक्शन में चेंज होगा। द टू फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड
एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। याद रखना किसी चीज पे नेट फोर्स जीरो तभी होता है जब जो फोर्स लगे दो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे और फोर्स का जो मैग्नीट्यूड यानी मैग्नीट्यूड इन द सेंस वैल्यू, जो फोर्स की वैल्यू क्या हो, इक्वल। यानी अगर कोई इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो यहां से भी क्या लगना चाहिए, 10 न्यूटन का फोर्स, तब जाके नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो ये हो गया भाई बैलेंस फोर्स, जब नेट फोर्स हो जाता है जीरो। फिर आता है अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें नेट फोर्स जीरो नहीं होता, एक साइड से ज्यादा फोर्स लग रही होगी। सपोज करो बीच में बॉक्स रखा, अब भाई आप हो और आपका भाई है, इस तरफ से आप लगा रहे हो 50 न्यूटन का फोर्स, आपका बड़ा भाई उसने लगा दी 100 न्यूटन की फोर्स, तो बताओ बॉक्स किसकी तरफ जाएगा, किसकी तरफ जाएगा, बड़े भाई की तरफ। तो भाई यानी मैं ये कहना चाहता हूं जब ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगे और फोर्स का अमाउंट सेम ना हो, अलग अलग हो, तो जिस तरफ ज्यादा फोर्स लग रहा होगा बॉक्स उधर मूव कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, अनबैलेंस फोर्स, नेट फोर्स इज नॉट जीरो, इसमें नेट फोर्स क्या नहीं होती, जीरो नहीं होती है, जीरो नहीं होती है। चेंज इन स्पीड और चेंज इन डायरेक्शन और बोथ। अब देखो समझो, जैसे यहां से 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, यहां से 120 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, तो कहां से ज्यादा फोर्स लग रहा है, यहां से ज्यादा लग रहा है। अब ये 120 लगा रहा है, ये 200 न्यूटन का लगा रहा है, तो ये कितना ज्यादा लगा रहा है, 80 न्यूटन का सर। तो अब ये जो बॉक्स है ना, ये 80 न्यूटन के फोर्स से ही आगे को मूव करने लगेगा। अगर इसी पे मैंने कुछ ऐसे किया होता, इस बॉक्स पे मैं यहां से भी 120 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होता और यहां से भी कितने का, 120 न्यूटन का। अब दोनों साइड से इक्वल फोर्स लग रहा है, तो इस केस में जो नेट फोर्स है जीरो हो जाता। बट इस केस में क्या है बेटा, एक साइड से फोर्स ज्यादा लग रहा है तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, तो नेट फोर्स कितना हो गया, 80 न्यूटन। कितना हो गया, 80 न्यूटन। तो बॉक्स विल स्टार्ट मूविंग टू दैट साइड, और जो फोर्स लगेगी वो लगेगी कितने न्यूटन, 80 न्यूटन। आओ जी, उसके बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के लिए हाफ ईयरली के, डिफरेंस बिटवीन बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। तो देखो जी, अनबैलेंस फोर्स और बैलेंस फोर्स में डिफरेंस क्या है, टू और मोर फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी एंड नेट फोर्स इज नॉट जीरो। अनबैलेंस फोर्स में जो नेट फोर्स होता है क्या नहीं होता, जीरो नहीं होता, और इसमें जो नेट फोर्स होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। उसके बाद देयर कैन बी चेंज इन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। जब नेट फोर्स जीरो नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं मूव करेगा, तो यानी उसकी स्पीड में चेंज आएगा। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करता तो उसकी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आएगा ऑब्जेक्ट की स्पीड में, ठीक है जी। उसके बाद देयर कैन बी चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जैसे उसके डायरेक्शन में भी चेंज होगा भाई, जब स्पीड में आएगा तो उसकी डायरेक्शन में भी चेंज होगा। जैसे पिछले बॉक्स जो है वहां को मूव करना स्टार्ट कर दिया तो उसकी डायरेक्शन में भी चेंज आया, उसकी स्पीड में भी चेंज आया। यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। ऑब्जेक्ट है सम एक्सेलरेशन, यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन आगे पढ़ेंगे क्या होता है, एक्सेलरेशन होगा, ठीक है जी। उसका ऑब्जेक्ट है जीरो एक्सेलरेशन, यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन इन द सेंस आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो मूवमेंट में आ जाएगा और यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूवमेंट में नहीं आएगा, ये है एक्सेलरेशन का मतलब। अब इसके बाद ध्यान से समझो, जैसे ध्यान समझो। अब देखो जी, इस चैप्टर में ना अगर आप पूरे नंबर लेने चाहते हो, आपने चैप्टर का कंटेंट समझना है, आपने क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ा दिया बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। अब आपने न्यूटन के 3 नियम पढ़ने हैं। कितने नियम पढ़ने हैं, 3 नियम। इन 3 लॉज पे, इन 3 नियम पे पेपर बनता है। जो बच्चा इन 3 लॉज के कंसेप्ट को समझेगा और न्यूमेरिकल्स करेगा उसी के नंबर आएंगे इस चैप्टर में पूरे। मेन ये चैप्टर इन 3-4 चीजों में कवर होता है, ध्यान समझना। न्यूटन का पहला लॉ कराता हूं, आओ जी। तो न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है भाई, देखो समझो। न्यूटन का पहला लॉ कहता है अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो रुके ही रहना चाहती है, या अगर कोई चीज मूव कर रही है तो मूव ही करना चाहती है। समझे, ये हर एक चीज के अंदर एक बिहेवियर होता है, ठीक है ना। कि अगर भाई कोई चीज रुकी हुई है तो वो यही चाहते हैं कि हमेशा रुकी रहे, वो मूवमेंट में ना आए। वो अगर कोई इसे मूवमेंट में लाना चाहता है तो उसका विरोध करेगी, उसको अपोज करेगी। समझे, आओ जी, देखो जरा ध्यान से। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एक बॉडी रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, एक बॉडी रेस्ट में ही रहेगी, या फिर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन के साथ इन अ स्ट्रेट लाइन, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट। एक बॉडी रेस्ट में रहेगी या फिर मोशन में रहेगी, जिसमें बॉडी है उसमें ही रहना चाहती है जब तक उस बॉडी पे क्या ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स ना लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ठीक है जी। अब बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। एक बॉडी अगर रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगी, विरामावस्था में रहेगी, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, बाहरी फोर्स ना लगे। उसके बाद ए बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन विद सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। एक बॉडी जो है वो आपकी सेम स्पीड के साथ सेम डायरेक्शन मूव करती रहेगी जब तक उस पर क्या ना लगे, एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। एक्सटर्नल फोर्स को कहते हैं हिंदी में कोई बाह्य बल ना लगे, बाह्य बल यानी बाहरी बल ना लगे।
ठीक है जी, वो ऐसे ही रहना चाहती है, नेचर होता है हर एक बॉडी का, हर एक ऑब्जेक्ट का। अब इसके बाद देखो, फॉर एग्जाम्पल, अ बॉडी एट रेस्ट, अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट अनलेस एंड एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। अब इस फोटो में देखो, यहाँ जो बुक्स हैं भाई ये रेस्ट में है, तो कैसे रहेंगी, रेस्ट में ही रहेंगी या अपने आप उड़ के भागने लग जाएंगी, चलने लग जाएंगी? तो इसी को कहते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि भाई अगर कोई चीज रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर मूवमेंट में मूवमेंट में रहेगी, जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इसे याद करना है आपको डेफिनेशन को। फिर उसके बाद अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन्स इन मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। एक बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे उसे रोकने के लिए। समझे जी? हाँ जी। अब समझो इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया, इनर्शिया क्या है? इनर्शिया क्या है? एक जिद्दीपना है। क्या है? एक जिद्दीपना। जब कोई अड़ जाता है ना भाई, हाँ मैं तो अड़ियल हूं, मैं अड़ गया, ये इनर्शिया भी जिद्दी है। हिंदी में कहते हैं बेटा इसे जड़त्व। क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। इनर्शिया ना एक जिद्दी जिद्दीपना दिखाता है, ढीठ है, ढीठ इंसान है इनर्शिया। अब होता क्या देखो, इनर्शिया प्रॉपर्टी है, गुण है क्या, किसी ऑब्जेक्ट का, एक ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी है जो अपोज करती है, यानी अपोज का मतलब विरोध करती है। क्या करती है? विरोध करती है चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। अब मैंने बताया ना कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक नेचर होता है कि अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। तो ये जो नेचर है, ये कौन है भाई कि जो ऑब्जेक्ट को रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने को कह रहा है, मोशन में है तो मोशन में रहने को कह रहा है? यही है इनर्शिया। इनर्शिया हर चीज के अंदर होता है, हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। इनर्शिया एक बॉडी की, एक ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्या कहती है कि भाई अगर तू रेस्ट में है तो तू रेस्ट में ही रहेगा, अगर तू मोशन में तो तू मोशन में रहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, कोई एक्सटर्नल यानी बाहरी बल ना लगे। ठीक है जी। अब फॉर एग्जाम्पल, मोर द मास मोर इज इनर्शिया। इनर्शिया ज्यादा मास, अब पेपर में ना यहां से सवाल आता है भाई, ध्यान समझो। किसी चीज का जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा एनर्शिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा एक साइकिल रुकी हुई है, एक कार रुकी हुई है, दोनों रुके हुए रहना चाहेंगे। अब किसी को अगर इनकी स्टेट को चेंज करना है, रेस्ट से किस में लाना है? मोशन में। ये दोनों रेस्ट में है भाई, रेस्ट में है। अब कोई इन्हें मोशन में लाने को चाहेगा, अब ये क्या करेंगे? मोशन में नहीं आएंगे, ये कहेंगे भाई मैं तो रेस्ट में, मुझे रेस्ट में रहने दे। लेकिन हम फिर भी इन्हें मोशन में लाएंगे। कैसे ला सकते हैं? इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के, बाहरी फोर्स लगा के। अब आप ही मुझे बताओ, इसको अगर रेस्ट से मोशन में लाना है तो ये आसान होगा, या कार को रेस्ट से मोशन में लाना है ये आसान होगा? आप बताओ भाई। अब ज्यादा अड़ियल कौन है इन दोनों में से? ज्यादा अड़ियल कौन बन जाएगा? कार बन जाएगी ज्यादा अड़ियल, ज्यादा जिद्दी बन जाएगी, आगे नहीं निकलेगी। तो यानी कार का क्या ज्यादा है? इनर्शिया ज्यादा है बेटा। क्या ज्यादा है? इनर्शिया ज्यादा है। जो ज्यादा जिद्दीपना दिखाएगा उसका इनर्शिया ज्यादा होता है, क्योंकि जिद्दीपने को क्या कहते हैं? इनर्शिया। अब ये कार बेटा ज्यादा मुड़ेगी, ये आएगी नहीं ज्यादा, कहेगी भाई मैं तो जिद्दी हूं, मैं जाऊंगी ही नहीं आगे, मैं आगे जाऊंगी ही नहीं। तो यानी कार का इनर्शिया ज्यादा। और किसी चीज का इनर्शिया ज्यादा क्यों होता है? जब उसका क्या ज्यादा हो? मास ज्यादा। तो आपने एक चीज याद रखनी है, अगर किसी चीज का मास ज्यादा होगा तो उसका जो इनर्शिया है वो भी क्या होगा? ज्यादा। अगर मास कम होगा तो इनर्शिया भी कम होगा। फॉर एग्जांपल, साइकिल का मास कम है तो आप इसे धक्का देके आगे को कर सकते हो, आगे को इसको भेज सकते हो, बिकॉज ये कम जिद्दीपना दिखाएगा, कम इनर्शिया दिखाएगा। समझे? तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़ के मत जाना। ओके जी। अब इनर्शिया कितने तरीके का होता है? इनर्शिया अलग अलग तरीके का होता है, जिसमें आप सबसे पहले पढ़ोगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी कि विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व क्या होता है भाई? विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व क्या होता है समझो। विराम का जड़त्व क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? अगर कोई चीज रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बहुत आसान है यार, सिंपल। देखो जी, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड। बस ये डेफिनेशन पेपर में आगे बढ़े, इनर्शिया ऑफ रेस्ट सीधा लिखना। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगेगा। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा ये वाला एक्सपेरिमेंट, कि भाई अगर मैं गिलास के ऊपर एक गत्ते को, एक या किसी कागज को रख के उस पर कॉइन रखूं, कॉइन रेस्ट में है तो वो कॉइन रेस्ट में ही रहना चाहेगा। आप अगर यहां से एकदम से गत्ते को खींच भी लेते हो तो कॉइन अपनी ही जगह पे रहता है, कॉइन इसके साथ मूवमेंट में नहीं आता है। कॉइन जो है वो अपनी जगह पे रहता है, और अगर मैंने ये हटा लिया तो कॉइन कहाँ गिर जाता है? नीचे गिलास में गिर जाता है। फॉर एग्जाम्पल यार, कैरम बोर्ड तो सबने खेला होगा भाई, बचपन में कैरम बोर्ड खेला है ना? हाँ बोलो हाँ भाई। तो जब आपने देखा होगा, जब आप इस तरीके से चालाक बन के, जब आप कुछ गिट्टियों को सेट करके कुछ सबसे नीचे वाले पे मारते थे तो कई बार क्या होता था?
ऊपर वाली सारी गिट्टियां तो ऐसी रहती थी, केवल कौन सी बाहर निकल जाती थी, नीचे वाली गिट्टी बाहर निकल जाती थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने केवल इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया स्टाइगर की मदद से, ये सारी रेस्ट में थी, तो ये सारी किस में रही, रेस्ट में रही। दिस इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब एक बॉडी रेस्ट में ही रहेगी जब तक उस पर क्या ना लगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जैसे आपने फोर्स लगाई इस पे, इन पे तो नहीं लगाई, तो ये सारी किस में थी, रेस्ट में थी, केवल यही आई मूवमेंट में क्योंकि इसी पे क्या लगी, फोर्स लगी। ठीक है जी। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, एक ये पैसेंजर इन बस वाला एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एक ये लीव्स वाला, और एक ये कारपेट वाला। पेपर में जनरली देखा गया है, यहां से सवाल बनता ही बनता है। ये भाई याद करके जाना है, आपने समझ के याद करके जाना है। नोट्स में डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगा आपके लिए, लेकिन ध्यान से। आओ जी। ए पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस फॉल बैकवर्ड व्हेन द बस स्टार्ट्स मूविंग। आपने देखा होगा जब आप यार बस में बैठते हो, हाँ भाई हम बस में बैठे हैं, बस चली, आप एकदम से पीछे मुड़ जाते हो। कहां मुड़ जाते हो, पीछे को गिर जाते हो। इसी का उल्टा, आप जब बैठे होते हो, बस चल रही है, बाहर बस चल रही है, बस चल रही है, एकदम से बस रुकी, आप आगे को झुक जाते हो। सही बात है कि नहीं, सही बात है कि नहीं, इसका लॉजिक समझो। देखो, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से जब आप किसी रुके हुई बस में बैठे होते हो, ठीक है, तो आपकी जो लेग्स होती हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट विद द बस, मूविंग विद द बस, हिज अपर बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया एंड फॉल्स बैकवर्ड। तो देखो जी, जब आप बस में बैठे हो तो आपकी जो लोअर बॉडी होती है, जो आपकी लोअर बॉडी जैसे लेग्स हो गए, आपके फीट्स हो गए, ये क्या होते हैं, बस कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। बस जैसे स्टार्ट होती है, जैसे बस स्टार्ट होगी उसके मूवमेंट में क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में। अब देखो, आप रुके हुए रहना चाहते हो, बस भी रुकी हुई है, जैसे बस चलती है तो बस क्या करती है, आपकी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। जैसे एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो जिसकी वजह से आप क्या कहां झुक जाते हो, पीछे की ओर मुड़ जाते हो। समझे, ये वाला देखो, वी जर्क वेट क्लोथ्स बिफोर हैंगिंग देम टू ड्राई। हम जो गीले कपड़े हैं उन्हें टांगने से पहले से झटकते क्यों है, जब आप कपड़े डाले जाते हो तो आप ऐसे झटकते हो ना, ऐसे ऐसे झटकते हो, क्यों झटकते हो, बिकॉज दिस इज डन टू सेपरेट वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम क्लोथ। जब हम ऐसे झटकते हैं तो उसमें जो पानी के कण होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। when we jerk close the cloth fiber moves but the water droplets remain at rest due to inertia of rest। जब भाई हम कपड़े को झटकते हैं तो जो क्लोथ के फैब्रिक होते हैं, जो क्लोथ के फाइबर फैब्रिक होते हैं, वो तो रेस्ट, वो अपनी जगह पे ही रहते हैं, वो मतलब मूव करता है, सॉरी वो मूव करता है। बट जो आपके इसके वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, दिख रहे हैं पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं, ये क्या करती हैं, ये रेस्ट में ही रहना चाहते हैं। अब आप इन्हें धक्का देते हो, एक्सटर्नल फोर्स मारते हो इन पे, तो ये मूवमेंट में आना चाहते हैं। आप इन्हें मूवमेंट में लाना चाह रहे हो, लेकिन किस में थे, वो रेस्ट में, इसलिए क्या करते हैं, कपड़े से ही बाहर निकल जाते हैं ताकि मूवमेंट में ना आए। ठीक है जी। तो ये बेटा कुछ एग्जाम्पल जरूर देख के जाना ध्यान से। इसके बाद आओ इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा, कि जब कोई चीज मोशन में है तो मोशन में रहेगी जब तक उस पर क्या ना लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। फॉर एग्जांपल, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन विद सेम स्पीड अलोंग विद स्ट्रेट लाइन, यानी कि सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन के साथ एक ऑब्जेक्ट चलता रहेगा जब तक उसमें क्या ना लगाओ, एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ। ठीक है जी। सीट बेल्ट्स आर यूज्ड इन कार्स, इसीलिए हम सीट बेल्ट यूज करते हैं कार में। देखो समझाता हूं, वाई सीट बेल्ट इज यूज इन कार्स। पेपर में सवाल आएगा अगर ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन टाइप बन के आए कि वाई वी यूज सीट बेल्ट इन कार्स, अगर ऐसा कुछ बन के आए तो पता है आपने क्या लिखना है, देखो समझो। व्हेन अ मूविंग कार स्टॉप्स सडनली आवर बॉडी रिमेन्स in motion due to inertia of motion, we may collide with front panel of car and get hurt. To prevent injury, safety belt were used। अब देखो भाई, जब बस चल रही होती है हमारी बॉडी बस के साथ किस में होती है, मोशन में होती है, मजे से भाई बस चल रही है, बस चल रही है, मोशन में है। लेकिन बच्चों, जैसे ही बस रुकेगी, जैसे ही बस रुकेगी तो बस क्या करेगी, आपकी बॉडी को रेस्ट में लाना चाहिए। किस में लाना चाहिए, रेस्ट में, यानी आपके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा रही है, पर आपकी बॉडी किस में है, मोशन में है। आपकी बॉडी मोशन में रहना चाहेगी, तो जैसे ही बस एक्सटर्नल फोर्स लगाती है तो आपकी बॉडी क्या लगता है, एकदम से झटका लगता है, क्योंकि आपको किस में लाना चाहती है, रेस्ट में। तो इसलिए आप आगे की ओर गिरने वाले होते हो, और अब आप आगे की ओर गिरो तो आपको किसी से नुकसान ना हो जाए, ठीक है ना, आपको चोट ना लग जाए। तो इसलिए हम क्या लगाते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम, सीट बेल्ट लगाते हैं, ठीक है, इंजरी को बचाने के लिए, इंजरी को बचाने के लिए। ठीक है जी। तो ये ध्यान से करके जाना। आओ जी, इसके बाद होता है मोमेंटम। ध्यान से समझो मोमेंटम को। मोमेंटम क्या है, मोमेंटम है जब किसी चीज के मास के साथ उसकी वेलोसिटी को जोड़ दिया जाए, उसके मास का उसकी वेलोसिटी को इकट्ठा कर दिया जाए, इसे कहते हैं मोमेंटम, और कुछ नहीं है मोमेंटम। ध्यान से समझो, मोमेंटम क्या है,
जब आप किसी चीज के मास को और उसकी वेलोसिटी यानी जिस स्पीड से वो चल रही है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, उन दोनों को एक साथ करके देखो, तो इसी को कहते हैं मोमेंटम। देखो मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज डिफाइंड एज मोमेंटम। किसी चीज का जो मास है और जो वेलोसिटी जिस स्पीड से वो चल रही है उन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट कर दो, तो आपको किसकी वैल्यू आ जाएगी? मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी बेटा। हिंदी में कहते हैं संवेग। क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो मोमेंटम है वो कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें दोनों होती है, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। चलो मैं आप सवाल पूछता हूं, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना नीचे। अगर वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? इसका आंसर आप नीचे दोगे कमेंट बॉक्स में। हाँ जी, आओ आगे। अब इसके बाद देखो, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब मेरे साथ एक क्वेश्चन कर लो भाई, कैलकुलेट करो मोमेंटम ऑफ अ बुलेट, मास दिया 0.02 kg और मूविंग विद 1000 पर मीटर मीटर पर सेकंड स्पीड्स के साथ। तो मास कितना दिया है? 0.02 kg। वेलोसिटी कितनी दी है? 1000 मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? m मल्टीप्लाई v। m कितना? 0.02 मल्टीप्लाई बाय, और उसकी स्पीड कितनी है? 1000, यानी वेलोसिटी कितनी है? 1000। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा भाई? 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये क्या आ जाएगा बेटा? मोमेंटम आ जाएगा। ऐसे सवाल आप कर सकते हो, पेपर में बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है ना? आपके दो दो नंबर में क्वेश्चंस। इसके बाद देखो, अ स्मॉल बुलेट कैन किल अ पर्सन, अ ट्रक मूविंग विद वेरी स्मॉल स्पीड कैन किल अ पर्सन। इसका मतलब समझो, ध्यान समझो। मोमेंटम क्या है? किसी चीज का मोमेंटम उतना ज्यादा होगा। देखो मोमेंटम पता है कब ज्यादा होगा? मोमेंटम तब ज्यादा होगा जब या तो आप किसी चीज का मास बढ़ा दो या तो उसकी वेलोसिटी बढ़ा दो। क्या बढ़ा दो? या तो मास बढ़ा दो या तो वेलोसिटी बढ़ा दो। समझे? सुनो, गोली देखिए, गोली बुलेट से निकलती है, उस बुलेट का मास कम होता है, मतलब होता है लेकिन कम होता है वैसे जनरली। लेकिन जब वो निकलती है तो उसकी स्पीड क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। यानी अगर स्पीड ज्यादा है तो मोमेंटम भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो भाई देखो, द मास ऑफ अ बुलेट इज नॉट लार्ज। इतना बड़ा नहीं होता उसका मास, जो होता है ज्यादा नहीं होता, बट इट हैज अ हाई वेलोसिटी। इसका वेलोसिटी ज्यादा होता है, तो इसलिए इसका मोमेंटम भी क्या होता है? हाई होता है। यहाँ पे जो मोमेंटम हाई हुआ है किसकी वजह से हुआ है? वेलोसिटी की वजह से हुआ है, मास की वजह से नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर बेटा इसमें वेलोसिटी की वजह से मोमेंटम ज्यादा हो रहा है, अब एग्जांपल हो ट्रक का। अगर आप ट्रक के सामने खड़े हो, और एक ट्रक आ रही है, ट्रक का मास ज्यादा होता है, लेकिन मैंने कहा चलो ट्रक ना ज्यादा तेज नहीं आ रही, थोड़ा धीरे धीरे ही आ रही है, फिर भी अगर आप आगे खड़े हो, आपको चोट लगेगी या नहीं लगेगी? यस और नो बोलो। लगेगी। तो यही कहते हैं, अब यहाँ पे ट्रक का मैंने क्या बढ़ा दिया? मास बढ़ा दिया, मतलब मास ज्यादा है ट्रक में, तो अगर ट्रक का मास भी ज्यादा है तो भी उसका क्या होगा? मोमेंटम क्या होगा? हाई होगा। यानी मोमेंटम ये बताना चाहता है, अगर किसी चीज का मोमेंटम बढ़ाना है या फिर किसी चीज का पता करना है मोमेंटम ज्यादा है या कम है, तो उसका मास देख लो या फिर उसका वेलोसिटी देख लो। अगर मास या वेलोसिटी में से कोई भी ज्यादा हुआ तो क्या बढ़ जाएगा? उसका मोमेंटम बढ़ जाएगा। और इन दोनों में से अगर कोई भी कम हुआ तो क्या कम हो जाएगा? मोमेंटम कम हो जाएगा। अवश्य। अब इसका न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? ध्यान से समझो, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी डेरिवेशन भी आती है पेपर में, तो ध्यान से समझना बच्चों। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन पता है क्या कहता है? देखो, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? अनबैलेंस्ड फोर्स के। अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब जितना भी टोटल फोर्स लगाया है उसके। तो यानी क्या कह रहा है? जो भी जो भी चेंज इन मोमेंटम होगा, जो भी चेंज इन मोमेंटम होगा, वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स को। इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम। ठीक है जी। अब ना एक बात को समझो, आप जब भी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में साइंस पढ़ोगे, तो जहां भी किसका आ जाए नाम, रेट का नाम आ जाए, किसका नाम आ जाए? रेट का। देखो इसने बोला था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जहां भी रेट का नाम आ जाए, तो यानी कि रेट का मतलब क्या होता है? टाइम से डिवाइड कर दो। क्या कर दो? टाइम से डिवाइड। मैंने बोला भाई रेट ऑफ समोसा, ठीक है, तो रेट साइंस में रेट ऑफ समोसे का मतलब समोसे को टाइम से डिवाइड कर दो। ठीक है ना? हाँ, ओके। अब देखो जी, फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। आपने बोला भैया रेट का मतलब क्या है? टाइम से डिवाइड कर दो, तो यानी चेंज ऑफ मोमेंटम किससे डिवाइड कर दो? टाइम से। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा किससे? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। टाइम क्यों लगाया? क्योंकि रेट बोला था। ठीक है जी। अब साइंस में मैथ्स में एक रूल है,
एक रूल है, ये बेसिक रूल्स पढ़ा रहा हूं आपको मैथ साइंस की, कि जब भी आप ये वाला साइन हटाओगे ना और इससे इक्वल टू पे जाओगे, आपको कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, के क्या लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट क्या लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो मेरे पे क्या आ गया, एफ बराबर के चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। फिर हमने भाई बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, हमने काफी एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद एक चीज सामने आई कि जो के की वैल्यू क्या निकल के आई, 1 निकल के आई। अगर के की वैल्यू 1 आ गई, मैं यहाँ पे के की वैल्यू 1 भर दूं, तो मेरे पे फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा, एफ बराबर चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। ये फॉर्मूला भाई आपको याद रखना है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ओके जी, हाँ। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एक चीज पे जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ये आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो भाई मोमेंटम होगा वो क्या होगा, फोर्स के डायरेक्शन में होगा। डेफिनेशन याद कर लेना, बहुत आसान डेफिनेशन लाया हूं आपके लिए, पेपर में यही लिख के आनी है। ठीक है जी, ओके। अब भैया इसकी डेरिवेशन देख लो। ओके जी, तो देखो ध्यान से समझो बेटा जरा। मैंने मान लिया ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, और ये वेलोसिटी से जा रहा है, इसकी वेलोसिटी मैंने मान ली u। मैं इधर को फोर्स दे रहा हूं तो इधर ही को जाएगा। फिर मैंने थोड़ी फोर्स बढ़ा दी, तो बाद में इसका मास जो m था और इसकी वेलोसिटी बढ़ के हो गई v। क्या हो गई v, तो ध्यान से समझो। एक ऑब्जेक्ट जा रहा था जिसका मास m था, और इसकी जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, u थी। क्या थी भाई, u थी। फिर एक ऑब्जेक्ट था, एक ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट का जो मास था वो m है, और वो u वेलोसिटी के साथ जा रहा था। मैंने क्या किया, इसको थोड़ा धक्का मारा, फोर्स मारा, तो मास तो उसको उतना ही रहेगा भाई, मास में तो कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब मैं उसको धक्का मारूंगा उसकी स्पीड में यानी वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। तो मैंने मान लिया बाद में उसकी जो स्पीड थी mv थी, और जो भी ये टाइम लेगा इसको ये करने में, ट्रेवल करने में, वो t मान लिया मैंने। तो अब देखो यहां से मुझे बताना है कि मैंने फोर्स कितना लगाया। अगर फोर्स बताना है तो देखो इसकी डेरिवेशन होती है बेटा, क्या होती है इसकी डेरिवेशन होती है। आओ जी, तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको देखते हुए क्या आप मुझे इनिशियल मोमेंटम बता सकते हो उस बंदे का, क्या इनिशियल मोमेंटम बता सकते हो, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। मैं आपसे पूछूं इनिशियल मोमेंटम बताओ, इनिशियल मोमेंटम यानी प्रारंभिक संवेग बताओ। तो आप कहोगे भैया मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। अब मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, अब इनिशियल मोमेंटम है, तो इसकी जो वेलोसिटी लोगे कौन सी लोगे, इनिशियल वाली लोगे, तो मास मल्टीप्लाई यू। तो इनिशियल मोमेंटम कितना आ गया, एम यू। कितना आ गया, एम यू। ऐसे ही मैंने बोला इसका फाइनल मोमेंटम निकाल लो। क्या निकाल लो, फाइनल मोमेंटम निकाल लो भाई, फाइनल मोमेंटम निकाल लो। फाइनल मोमेंटम क्या आएगा, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। अब उसने फाइनल मोमेंटम बोला तो वेलोसिटी कौन सी लूंगा, फाइनल वाली लूंगा, तो एम वी। तो कितना आ गया, एम वी आ गया। ये आ गया फाइनल मोमेंटम, ये आ गया इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मतलब लास्ट का और ये शुरुआत का। अब फोर्स का भाई मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया, फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ाया दिख रहा है, फोर्स का क्या फॉर्मूला पढ़ाया मैंने आपको, फोर्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम। अब तुम्हें एक बात बताऊं, चेंज को पता है हम ऐसे भी लिखते हैं ट्राइंगल से, इसका मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। अब भाई चेंज इन मोमेंटम का देखो, किस चीज का चेंज पता है कैसे निकालते हैं बेटा, चेंज कैसे निकालते हैं। मैं कह रहा हूं आप घर से निकले, आप जब घर से अपनी गाड़ी निकाली अपने मोहल्ले में, आप 10-20 की स्पीड से चल रहे थे, कितनी 20 की स्पीड से चल रहे थे। फिर जैसे ही आप बाहर गए, बाहर निकले, तो आपने अपनी स्पीड बढ़ा ली, स्पीड चेंज कर ली, आपने 50 की स्पीड से चलने लगे, क्योंकि रोड खाली मिल गई। तो यानी आपकी स्पीड में कोई चेंज आया। कितना चेंज आया सर, 30 का चेंज आया। पहले 20 थी स्पीड, फिर 50 के लिए 30 का चेंज आया। चेंज निकाला कैसे, जो फाइनल वेलोसिटी थी 50, उसमें से इनिशियल को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, यानी 50 माइनस 20। ऐसे अगर मुझे चेंज इन मोमेंटम निकालना है, जो फाइनल मोमेंटम था इसमें से क्या करूं, इनिशियल वाले को माइनस कर दो। वेरी गुड, इनिशियल वाले को माइनस कर दिया, वी है भाई, माइनस कर दिया अपॉन में टी। अब ध्यान दो, अब बेसिक मैथ, एम एम ऊपर से कॉमन ले सकता हूं, एम ऊपर से कॉमन ले सकता हूं, तो एम आ गया भाई। अंदर क्या बच गया, v माइनस यू बाय टी। अब फटाफट बता दो v माइनस यू बाय टी किसका फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा हुआ है भाई, v माइनस यू बाय टी किसका फॉर्मूला होता है, a का। तो यहां से मेरे पे क्या आ गया, एम ए। तो यानी कि बेटा, यानी कि मैंने डेरिवेशन कर दी ये वाले फॉर्मूले की, f बराबर एम ए। चमका तो बोलो, ये भाई वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पेपर में आती है। फोर्स जो फॉर्मूला है एम ए, ये आपने डायरेक्टली याद भी रखना है। पेपर में डेरिवेशन है जो न्यूटन के सेकंड लॉ से होगा डिराइव। ठीक है, ओके जी। आओ आगे, अब देखो ये डेरिवेशन बताई हुई है, ठीक है जी।
अब फोर्स का जो यूनिट होता है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। या तो इसको लिख दो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इस पूरे के बदले क्या लिख दो? एन लिख दो। न्यूटन दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है जी। न्यूमेरिकल्स बेटा लेक्चर के एंड में कराता हूं, अभी आते हैं अगले पे न्यूटन के। या इससे पहले ये चीज देखो, ये जो एग्जांपल्स है ना यार इस चैप्टर के, बड़े बेटा बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, पेपर में सवाल बनते हैं यहीं से। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पैसेंजर वाला हो गया, ठीक है, क्लोज वाला हो गया, ट्री वाला हो गया, ठीक है, कारपेट वाला हो गया। ऐसे सेकंड लॉ ऑफ मोशन में ये वाले एग्जांपल्स हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान समझो। क्या आपको बेसिक मैथ आती है? मतलब पांचवी छठी चौथी क्लास की मैथ आती है? चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मैंने पूछा भाई, जो मोमेंटम होता है, जो क्या होता है मोमेंटम, वो किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? चेंज इन मोमेंट, सॉरी, जो फोर्स होता है, जो क्या होता है? फोर्स होता है किसके बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। मानते हो कि नहीं? मानते हो कि नहीं? मैंने कहा मैंने टाइम बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? टाइम बढ़ा दिया। तो तुम मुझे इसकी ओवरऑल वैल्यू बता सकते हो, बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी या कम होगी? ध्यान देना, जब भी आप डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ा दो तो इस पूरे का आंसर जो है क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगर मैं यहीं पे बेटा डिनोमिनेटर की वैल्यू कम कर दूं तो इस पूरे का आंसर क्या होगा? बढ़ जाएगा। पूरे का आंसर क्या होगा? बढ़ जाएगा। समझ नहीं आया? देखो यार ये बेसिक मैथ है बेटा। आओ, मैंने कहा फोर्स जो आ रही है, मैंने कुछ भी मान लिया, 1/2 मान लिया भाई। अब 1/2 कितना होता है? 0.5। ये आपका क्या आ गया? आंसर। आपका जब डिनोमिनेटर 2 था तो आपका ओवरऑल आंसर क्या आया? 0.5। मैं कहता हूं डिनोमिनेटर बढ़ा दो, तो एफ मैंने मान लिया 1/4 मान लिया भाई, 1/4 मान लिया, तो 1/4 आ गया। अब मुझे बताओ जब इसको डिवाइड करोगे तो मेरे पे कितना आ जाएगा? 0.25। अब 0.25 0.5 में से कौन है भाई बड़ा? 0.5। ये मत बोल देना 0.25 है भाई, 0.5 बड़ा है, ठीक है ना? हाँ, 0.25 छोटा है, समझे? फॉर एग्जाम्पल मैं इसको और बढ़ा दूं, फोर्स इज इक्वल्स टू 1/10, तो कितना आ जाएगा? 0.1। आप देख रहे हो जैसे जैसे मैं नीचे वाली वैल्यू को बढ़ा रहा हूं, 2 से 4 किया, 2 से 10 कर दिया, तो जो ओवरऑल आंसर आ रहा है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है जी। तो बेटा इस चीज को ध्यान से समझना, ये आपकी चौथी पांचवी की बेसिक मैथ है। अब इसका यूज करूंगा कॉन्सेप्ट समझाने में। देखो, जब आपने देखा है कि कोई क्रिकेटर है, भाई देखो क्रिकेट हमें भी आता है बहुत तगड़ा खेलना, ठीक है, मैच मूच करो यार, जिसको मैच करना होगा बताना, क्रिकेट का मैच खेलेंगे, ठीक है। हाँ, आओ आओ टॉपिक पे। जब आपने देखा होगा कोई क्रिकेटर जो है वो बॉल को कैच करता है, तो कैसे कैच करता है? ऐसे ऐसे कैच करता है? नहीं, क्या करता है? ऐसे ही कैच करता है, ऐसे 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 लाता है ना, धीरे अपना हाथ लाता है, ऐसे ऐसे कैच करता है? नहीं करता। तो क्या करता है? अपना हाथ को पीछे लाता है, अपने हाथ को क्या करता है भाई? पीछे लाता है। ये पीछे क्यों लाता है? ध्यान समझना, जब 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 क्रिकेटर बॉल को पकड़ता है, तो जैसे ही बॉल उसके हाथ में आती है, हाथों को पीछे लाता है, यानी बॉल उसके हाथों में फिट बैठ जाए उसके लिए क्या करता है? वो टाइम लगाता है, थोड़ा बॉल को टाइम देता है। यानी क्या कर रहा है? वो टाइम ज्यादा ले रहा है बॉल को पीछे ऐसे करके। जब अपने हाथों को पीछे लेके बॉल को पकड़ने में क्या ज्यादा ले रहा है? टाइम ज्यादा ले रहा है। अब आप मुझे बताओ, अगर उसने बॉल को पकड़ने में टाइम ज्यादा लिया तो बॉल ने उसके हाथों पे फोर्स ज्यादा लगाया और कम लगाया होगा? भैया देखो, आपने एक फॉर्मूला बताया हमें, एफ बराबर है चेंज इन पी बाई टी। अब जो वो क्रिकेटर है वो टाइम ज्यादा लगा रहा है बॉल को पकड़ने में, ऐसे तो नहीं पकड़ रहा एकदम से आजा भाई आजा आजा, नहीं। वो क्या कर रहा है? ऐसे बॉल को पकड़ के धीरे धीरे हाथ पीछे ला रहा है, फिर बॉल को ग्रैब कर रहा है, अपने हाथों में पकड़ रहा है। तो क्या कर रहा है? टाइम ज्यादा लगा रहा है। वो तेज है भाई क्रिकेटर, पढ़ा, वो साइंस पढ़ी हुई है क्रिकेटर ने। हाँ, मैंने पढ़ी हुई है साइंस, तभी तो पढ़ा था तुम्हें। अब टाइम ज्यादा लगा रहा है, अगर वो टाइम ज्यादा लगा रहा है तो जो फोर्स की वैल्यू आएगी अल्टीमेट कितनी आ जाएगी? कम आएगी। क्या आएगी? कम। अगर क्रिकेटर एकदम से पकड़ ले भाई, बॉल आई, जैसे आपने देखा होगा जब आप फ्लैट कैचेस मारते हो, ठीक है, आप प्रैक्टिस करते होगे, एकदम से पकड़ते हो आप, ठीक है, बॉल को हाथों में लगती है चोट, उस टाइम आपको टाइम नहीं लगता अपने हाथों को पीछे खींचने का। समझे? जब हम हाथों को पीछे खींचते हैं तो हम क्या देते हैं? अपने हाथों को टाइम ज्यादा देते हैं बॉल के साथ कांटेक्ट आने में, इसलिए फोर्स क्या लगता है? कम लगता है, क्योंकि जितना टाइम ज्यादा उतना फोर्स कम। अगर टाइम कम लगता तो फोर्स क्या लगता बेटा? ज्यादा लगता। तो यही लिखा होगा, देख लो, बाय डूइंग सो द फील्डर इंक्रीजेस द टाइम इंटरवल टू स्टॉप द बॉल आफ्टर हिज टच। जो क्या करता है क्रिकेटर होता है, टच का टाइम बढ़ा देता है, ठीक है जी। दिस डिक्रीजेस द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। क्या करता है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम गिरा देता है, अल्टीमेट जो फोर्स होती है क्या हो जाती है भाई? कम लगती है। और क्या करता है? जो हर्ट कम करता है उसके हैंड्स को, कैन हर्ट इज हैंड, ठीक है जी, कम, वेरी लेस टाइम लगता है, ठीक है, लार्ज फोर्स नहीं लगती। आओ जी, समझे? समझे? हाँ।
अब ये वाला देखो कि जब हाई जंप, भाई कोई हाई जंप मारता है ऐसे बंदा, तो वो मिट्टी का यूज या बेड, कुशन बेड का यूज क्यों करते हैं भाई? क्यों करते हैं? अब देखो, कोई बंदा यार जंप मारा, जंप मारा, अब भाई जब वो जंप मारेगा तो नीचे वाला पार्ट आएगा जमीन के साथ कांटेक्ट में। अब मैंने बोला कि अगर वहां पे बेटा सैंड नहीं है, तुम भाई सड़क पे जंप मार रहे हो, सीमेंट पे जंप मार रहे हो, अब बेटा याद रखो, जैसे ही तुम सड़क पे जंप मारोगे, तुम लॉन्ग जंप मारोगे, सीधा कहाँ गिरोगे? सड़क पे गिरोगे। और जो आपकी बॉडी है सड़क से तुरंत कांटेक्ट में आ जाएगी, कोई टाइम नहीं लगाएगी आपकी बॉडी सड़क से कांटेक्ट में आने में, सीधा धड़ाम से गिरेगी। अब टाइम इंटरवल क्या लगा बॉडी को सड़क से आने में, गिरने में? सड़क ने तुरंत धड़ाम से बॉडी को कांटेक्ट में ला लिया, कम लगा बेटा। कम लगेगा टाइम, तो फोर्स का लगेगा, ज्यादा लगेगा। ये याद रखना, अगर टाइम कम लग रहा है किसी चीज को कांटेक्ट में आने में, तो फोर्स ज्यादा। टाइम ज्यादा लग रहा है यानी आप टाइम ज्यादा लगा रहे हो, तो फोर्स क्या होगा? कम। अब इसलिए हम क्या करते हैं, सैंड लगाते हैं, रेत वगैरह गिरते हैं। पता है रेत गिरने से क्या होता है? कोई बंदा गिरा, तो वो गिरते गिरते क्या होता है, जब गिरता है तो थोड़ा सा ना फिसल के आगे को जाता है, उसकी बॉडी को रेत से कांटेक्ट में आने थोड़ा टाइम लगता है। देखो ये यहाँ पे गिरा, तो जब यहाँ पे अगर गिरेगा ना, थोड़ा इसकी बॉडी आगे जाके यहाँ पे रुकेगी, क्योंकि क्या आ रही है वो, इसको थोड़ा टाइम दे रही है। ठीक है, सैंड क्या दे रहा है, इसको टाइम दे रहा है। अब अगर सैंड ने इसको टाइम दिया, टाइम बढ़ा, तो यानी सैंड इसकी बॉडी पे, इसके बम पे क्या लगाएगी? फोर्स कम लगाएगी। फोर्स कम लगाई से इसको चोट क्या लगेगी भाई? कम लगेगी। रीड कर लेना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहां से सवाल आता है। आओ जी, लास्ट लो, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, आप सभी जानते हो। जब आप किसी चीज पे फोर्स लगाते हो, तो उतना ही फोर्स वो चीज आपके ऊपर लगाती है अपोजिट डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आपने, मैंने कहा, आपने किसी चीज पे धक्का मारा, तो वो चीज भी उतना ही धक्का आपके ऊपर मारेगी, इक्वल अमाउंट का फोर्स, जितना आपने उसे फोर्स मारा आपकी डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में। एक्शन रिएक्शन होता है, आर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज, इक्वल अपोजिट बॉडीज, इक्वल और अपोजिट फोर्स क्या करते हैं, एक दूसरे बॉडी पे इंसर्ट होते हैं, यानी अमाउंट करता है। देखो जैसे अब ये दोनों बंदों ने भाई एक दूसरे को धक्का मारा, जितना फोर्स इसने इसको मारा उतना ही फोर्स इसने इसको मारा, तो दोनों को चोट लगी होगी भाई, समझे? मैंने कहा ये भाई आया, इसने इसको ऐसे मारा, चोट मारी, तो जब इसने इसको चोट मारी, तो जितना इसने फोर्स इसको लगाया, उतना ही इसकी बॉडी ने भी इस पे फोर्स लगाया होगा, तो चोट इसको भी लगी होगी, चोट इसको भी लगी होगी। समझे? हाँ जी। अब जब बेटा हम चलते हैं, जब हम चलते हैं भाई, हम चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, जब हम चलते हैं, तो हमारी बॉडी क्या होती है भाई? नीचे जमीन की ओर फोर्स लगाती है। अब देखो जैसे इस बंदे ने पैर नीचे मारा, तो नीचे जमीन को इसने धक्का दिया नीचे की ओर, तो यानी फोर्स लगाया, इसने एक्शन किया, तो जमीन भी क्या करेगी? जितना इसने जमीन को पैर से नीचे की ओर धक्का मारा, फोर्स मारा, उतना ही फोर्स जमीन इस पे ऊपर की ओर मारेगी, जिसकी वजह से ये क्या करता है, बंदा चल पाता है। देखो इसने पैरों से नीचे की ओर रोड की तरफ क्या मारा? फोर्स मारा, ये एक्शन था। और रोड ने उतना ही फोर्स इसके पैरों के ऊपर की ओर मारा, वो क्या है? रिएक्शन है। क्या है? रिएक्शन है, जिसकी वजह से कोई बंदा चल पाता है। ठीक है, ठीक है। ये वाला देख लो भाई, बोट वाला। इसमें क्या है? एज द सेलर जंप्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन द बोट मूव्स बैकवर्ड। जब भाई ये बंदा आगे को जाएगा, तो बोट क्या है? पीछे को चली जाएगी। देखो फॉर एग्जांपल, जब ये क्या होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, द सेलर पुशेस द बोट बैकवर्ड एंड हेंस द बोट पुशेस द सेलर विद इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये क्या करता है भाई, ये जब यहाँ पे आना चाहेगा, ये यहाँ पे आना चाहेगा, तो क्या करेगा? बोट को पीछे की ओर धक्का मारेगा, तो जब ये पीछे की ओर धक्का मारेगा, तो बोट भी क्या करेगी? इसको आगे की ओर धक्का मारेगी। तो इसने पीछे की ओर बोट पे एक्शन किया, बोट ने इस पे आगे की ओर क्या कर दिया भाई? रिएक्शन कर दिया। तो ध्यान से समझना भाई इसको। रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट प्रोपल्शन देख लो। rocket engine produces heat gases and forces that downwards by Newton third law. The heat gases exert an equal and opposite force on the rocket upward. भाई देखो जब कोई रॉकेट चलने वाला होता है ना, तो उसके नीचे जो हीट गैसेस वगैरह निकल रही होती हैं, और जो ये हॉट गैसेस वगैरह होती हैं, ये नीचे की ओर धक्का मारती हैं। ठीक है, जमीन पे, तो जमीन पे क्या करती है? उतना ही तेज धक्का रॉकेट को ऊपर की ओर मारती है। तो जैसे ही इतना तेज धक्का वो रॉकेट को ऊपर की ओर लगेगा, तो रॉकेट भाई आपका उड़ जाता है, काफी ऊपर तक जाता है। ठीक है जी। ऐसे रिकॉइल ऑफ गन, जब आप भाई गन को शूट करते हो, ठीक है, गन से शूट करते हो, तो आप क्या करते हो? आगे की ओर जो बुलेट है, वो आगे की ओर क्या करती है? एक्शन में आती है। तो ये बुलेट जितने अमाउंट से आगे गई, उतने अमाउंट से क्या करेगी? इस गन पे पीछे की ओर फोर्स लगाएगी। यानी अगर आगे को एक्शन है, तो पीछे को क्या हो जाएगी? गन पे रिएक्शन हो जाएगी। और जो गन है आपके हाथों, आपने देखा होगा, ठीक है, हाँ, गई गन पीछे गई, तो यानी जब जितनी स्पीड से गोली आगे गई, उतनी स्पीड से गन पीछे गई। ठीक है, तो यानी अगर आगे एक्शन हुआ, तो उतना ही फोर्स और सेम अमाउंट का फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में किस पे लगा? गन पे लगा। अब भाई लास्ट में जाते जाते गैलीलियो के भाई ने एक्सपेरिमेंट किया। वैसे पता है यार, मेन ना, इन्होंने भी अपने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन निकाले। मेन जो क्रेडिट जाता है ना लॉज ऑफ मोशन का, सबसे पहले
डिस्कवरी की थी, इसके बारे में गैलीलियो गैलीली ने। लेकिन यार उनका नाम उतना प्रचलित हुआ नहीं, सब न्यूटन को ही जानते हैं, ठीक है, न्यूटन के लॉज ज्यादा सक्सेस हो गए तो उन्हीं को जानते हैं। वैसे गैलीलियो गैलीली का भी भाई बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट दिए उन्होंने, ठीक है। हाँ, तो गैलीलियो गैलीली का आपने छोटा सा कंसेप्ट पढ़ना है बेटा, ध्यान दो। गैलीलियो गैलीली भाई साहब ने एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे एक टेस्ट किया। क्या किया? टेस्ट। अ स्मूथ प्लेन, एकदम स्मूथ, एकदम चिकना, एकदम चिकना। अगर कोई चीज एकदम चिकनी है तो उसपे क्या नहीं होगा? कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, यानी भाई कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, यानी कोई घर्षण नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कोई घर्षण नहीं होगा जी। मानते हो कि नहीं? हाँ जी सर, बिल्कुल मानते हैं। अब देखो, न्यूटन इन्होंने कहा भाई, गैलीली साहब ने, अगर भाई आप किसी स्मूथ स्मूथ सरफेस से किसी बॉल को नीचे वो धकेलते हो तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। भाई सही बात है, डाउनवर्ड स्लोप, यानी नीचे की ओर अगर धकेलते हो, डाउनवर्ड घेर धकेलते हो तो उसकी क्या इंक्रीज हो जाती है? स्पीड इंक्रीज हो जाती है। अगर आप इसी बॉल को ऊपर की ओर धकेलोगे तो ऊपर धीरे धीरे जाएगा, ठीक है, तो भाई उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और अगर आप किसी बॉल को अगर स्मूथ प्लेन पे सीधा सीधा धक्का मार रहे हो तो क्या करेगी? सेम डायरेक्शन के साथ चलती रहेगी। किससे साथ चलती रहेगी? सेम डायरेक्शन से चलती रहेगी, और उसपे कोई एयर वगैरह नहीं लग रही, ठीक है, या कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो चलती रहेगी, चलती रहेगी। ठीक है जी, हाँ जी। तो भाई इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है बच्चों। अब थोड़े से आओ न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है यार इस चैप्टर के। देखो मैं आपके लिए सोल्यूशन लेके आया हूँ साथी। A car of mass 1000 kg is moving with a speed of 72 km per hour and take its 4 seconds to stop after the brakes were applied. Calculate the force existed by the brakes. देखो जी क्या कह रहा है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको दिखेगा साफ। हो रहा है क्या? दिख रहा है? दिख रहा है? आओ। क्या कह रहा है? एक कार का मास है भाई 1000 kg। क्या मास है? 1000 kg, ठीक है। स्पीड क्या दी है? 72 किलोमीटर पर आवर। तो भाई देखो, मास है 1000 kg, स्पीड दी है 72 किलोमीटर पर आवर, और इसको 4 सेकंड लगते हैं स्टॉप होने में। क्या होने में? स्टॉप होने लगते हैं। तो बताओ कितना फोर्स लगा भाई। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है ma। ठीक है जी, अब ध्यान दो जरा बेटा। आपको मास तो इसका पता है, मास कितना है? मास कितना है? 1000 kg। अब आपको ए निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? ए। तो ए का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। क्या आप डायरेक्ट, ये जो 72 किलोमीटर है इसकी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। ये बाद में क्या होता है? स्टॉप हो जाता है। स्टॉप हो गया तो इसकी जो v यानी फाइनल वेलोसिटी होगी कितनी हो गई? जीरो हो गई। और इसको क्या लगा? क्या लगा? टाइम कितना लगा भाई? टाइम कितना लगा? 4 सेकंड लगा। क्या यहाँ डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हो? यस और नो? नहीं लगा सकते। ध्यान देना पेपर में, क्योंकि बेटा यूनिट अलग अलग हैं। यहाँ पे अगर ये 0 किलोमीटर पर आवर मान लो, ये किलोमीटर पर आवर है, तो ये सेकंड्स में है। किस में है? सेकंड्स। तो मैंने क्या किया? पहले यू को किस में चेंज किया? यू को किस में चेंज किया? मीटर पर सेकंड में। मैंने आपको बताया था जब भी किसी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड किसी को चेंज करना तो मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से। इसी का उल्टा, अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो बेटा, तो किससे मल्टीप्लाई कर देना? 18/5 से। 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना। अब यहाँ से u की वैल्यू निकाली, सॉल्व करने पे कितनी आ गई? 20 मीटर पर सेकंड। v आ गया 0 मीटर पर सेकंड। t आ गया 4 सेकंड। a की वैल्यू निकाल लो। a आ गया 0 माइनस बी बाई 4 यानी कि -5। अब f की वैल्यू भर दो भाई, ma। f क्या हो गया? ma यानी 1000 इंटू -1, माइनस का 5000 न्यूटन है। फोर्स माइनस में आ गई। हाँ बेटा माइनस में। क्या बताया था शुरुआत में चैप्टर के? याद है? अगर लेक्चर ध्यान सुनाओ। फोर्स जो होती है कैसी होती है? फोर्स का जो अमाउंट होता है बेटा, वो डायरेक्शन पे मैटर करता है। अगर आप राइट साइड जाओगे तो पॉजिटिव होगी, लेफ्ट साइड जाओगे तो नेगेटिव होगी। अब यहाँ पे जब ये कार आगे को जा रही है तो मैंने इसको पीछे की ओर खींचा होगा। अगर पीछे की ओर खींचा है तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगी है? लेफ्ट साइड लगी है। कहाँ लगी है? लेफ्ट साइड में। यानी भाई देखो, अगर मैं, ये कार आगे जा रही है, मुझे इसे रोकना है, तो मैं क्या करूंगा? इस पे क्या करूंगा? इसे पुश पुल करूंगा। क्या करूंगा? पुल करूंगा। तो जब मैं इसको पुल करूंगा तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? नेगेटिव फोर्स लगेगा। तो आंसर आएगा नेगेटिव। जब भी आप किसी चीज को धक्का दोगे तो भाई उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। जब भी आप किसी चीज को धक्का देते हो स्पीड बढ़ाने के लिए, तो उसका जो फोर्स आएगा पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव। लेकिन जब भी आप किसी चीज पे फोर्स लगाओगे उसे रोकने के लिए, तो यानी आपने उसे क्या किया? उस चीज को खींचा है, पुश किया है, तो सॉरी पुल किया है, तो उस केस में आपका जो फोर्स आएगा कैसा आएगा? नेगेटिव। ये याद रखना, ये याद रखना। आओ जी, इसके बाद एक सवाल और देख लो। ये वाला सवाल देख लो भाई। इसमें क्या कह रहा है? मास दिया है 5 kg का, टाइम इतना दिया है, यू इतना दिया है, वी इतना दिया है। भाई ये तो आसान सा सवाल है, बच्चे यू ही इसे उड़ा देंगे। फोर्स निकालना है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला एम ए आपको बेटा निकालना पड़ेगा। ए क्या? ए कैसे निकालोगे? वी माइनस यू बाई टी करके। तो देखो v कितना दिया है? 7। u कितना है? 3 अपॉन t कितना है? 2। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। f बराबर ma। m कितना है बेटा?
5 × 2 10 न्यूटन का क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा, 10 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा। अब एक ये वाले सवाल देख लो भाई, ये वाला सवाल देख लो एक। अ, ये वाला सवाल देख लो, क्या कह रहा है ये सवाल। ये सवाल कह रहा है भाई, एक स्टोन है 1 किलो का, 1 किलो का क्या है, स्टोन है। उस स्टोन को क्या किया गया भाई, थ्रो किया गया, वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। ये क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी हो गई फ्रोजन सरफेस पे, और वहां जाके क्या हो जाती है, रेस्ट हो जाती है। अगर रेस्ट में आई तो उसकी वी क्या हो गई, जीरो हो गई। क्या हो गई, जीरो हो गई। डिस्टेंस कितना कवर किया, 50 मीटर, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है भाई, 50 मीटर का क्या दिया है, उसका डिस्प्लेसमेंट दिया है। फोर्स बताओ, फ्रिक्शन तो फोर्स बतानी है, अल्टीमेट क्या बतानी है, फोर्स। ठीक है जी। तो देखो, अब यहां से मुझे क्या क्या दिया है, v दिया है, u दिया है, v दिया है और u दिया है, ओके, और s दिया है। मुझे फोर्स निकालने के लिए क्या चाहिए, ma। अब आप ध्यान दो, फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला है ma। m मुझे पता है, m मुझे पता है, m मुझे पता है भाई। a नहीं पता, तो a के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, a के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, v माइनस यू बाई टी, यही लगेगा। अब आप कहोगे सर हमें v भी पता है, u भी पता है, लेकिन t नहीं पता। क्या नहीं पता, t नहीं पता। आपने ध्यान दिया, उसने टाइम ना देखिए, आपको एक एक्स्ट्रा चीज दे दी, डिस्प्लेसमेंट दे दिया। क्या दे दिया, डिस्प्लेसमेंट दे दिया। अब अगर आपको मोशन की इक्वेशन याद हो तो एक इस तरह की इक्वेशन पढ़ाई थी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। वी आ गया 0, यू आ गया 20 का स्क्वायर, 2as। 2a पता नहीं, s की वैल्यू है 50, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100a। तो यहां से आपका ये हो जाएगा -400 बराबर 100a। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्सेलरेशन की, -4। तो फोर्स आ जाएगा 1 × -4 यानी -4 न्यूटन। इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, ये करके जाना। आओ जी, एक ये वाला सवाल देख लो, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। देखो जी, ये कह रहा है, ये कह रहा है, वेलोसिटी जो है, टाइम ग्राफ दे रखा है, मास दिया है 0.2 kg का, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो देखो जी, यहां से वेलोसिटी कितनी दी है इस चीज की, 20 मीटर पर सेकेंड। तो यानी इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दिया है, 10 सेकेंड्स का। टाइम कितना आ गया, 10 सेकेंड्स का। तो भाई अब देखो, ये जो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन पे जाने के बाद क्या हो जाता है, ये रेस्ट में आ रहा है। जो देखो क्या हुआ, एक ना बॉल है, ये टेबल पे जाते हुए पहले यहाँ से चल रही है, फिर क्या आ रही है, रेस्ट में आ रही है। किस में आ रही है, रेस्ट में, तो यानी रुक जा रही है। तो ये इसका मास दिया है, ठीक है। ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे चलना स्टार्ट की, तो ये इसका क्या दिया, यू दिया है। अब यहाँ पे टेबल पे आके कहीं ना कहीं इतना टाइम लगाया इसने, 10 सेकेंड्स का। तो टेबल पे चलने के बाद कहीं ना कहीं रुक जाएगी, रुकेगी तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो v दिया है, u दिया है, t दिया है, a भी दिया है। अब बताओ और क्या चाहिए भाई, सब कुछ तो है आपके पास, मास फोर्स निकाल देना। ठीक है भाई, ये भी अच्छा सवाल है, इसे करके जाना बेटा। तो इसी के साथ आपका चैप्टर भाई यहाँ पे होता है फिनिश। बच्चों देखो, इस चैप्टर में ना अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो सबसे पहले तीनों लॉज की डेफिनेशन पढ़ो, जो मैंने डेरिवेशन करे इस डेरिवेशन को करो, बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स का डिफरेंस याद करो, और ये जो न्यूमेरिकल्स कराए न्यूमेरिकल्स को करो। इतना करो सबसे पहले। और जितने भी एग्जांपल्स वगैरह हैं, ठीक है, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन के, जैसे पैसेंजर वाला एग्जांपल हो गया, यहाँ पे ये क्रिकेटर वाला एग्जांपल हो गया, रिकॉइल ऑफ गन का एग्जांपल हो गया, बोट का एग्जांपल हो गया, मतलब ये जितने भी एग्जांपल्स मैंने इस नोट्स में किए हुए हैं ये सारे कर डालो बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से सवाल आता ही आता है। इस नोट्स को भी याद कर लिया ना, 100% पेपर इस नोट्स के अंदर से आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है जी, तो इसको ध्यान से करो भाई। तो भाई इस चैप्टर को ध्यान से करो, इस नोट्स को भाई डाउनलोड करो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगा मैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी लगवा दूंगा, इसे याद करो। ठीक है, अब एग्जाम्स आ चुके हैं बेटा, मेहनत करो अपनी, ठीक है ना। अगर यार आप अपनी फैमिली को खुश देखना चाहते हो ना, तो मेहनत करो यार, आपकी पढ़ाई से ही वो खुश होंगे, उन्हें रिजल्ट ला के दो जो चाहिए है ना। मेहनत करो यार, दबा के एकदम बढ़िया रिजल्ट लेके आओ। देखो, एक फैमिली के अंदर दिवाली उसी दिन बनती है जब एक बच्चे का रिजल्ट आता है अच्छा। दिवाली तो हर साल आती है यार, हर साल सेलिब्रेट होती है, लेकिन एक फैमिली के अंदर, एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर असली दिवाली उस दिन सेलिब्रेट होती है जिस दिन बच्चे का रिजल्ट आता है, जो डिजायर्ड रिजल्ट होता है, चाहिए वाला, जो चाहिए रिजल्ट। तो उसकी मेहनत करो भाई, अब टाइम आ चुका है बेटा मेहनत करने का। ठीक है, चलो, तो ठीक है फिर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। ठीक है, मिलेंगे जल्दी अगले लेक्चर में। और बताओ फिर कमेंट सेक्शन में अगला लेक्चर कौन से चैप्टर का चाहिए, उसके लिए आपके लिए तैयारी करना मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है भाई, ओके, बाय बाय।